हेलो स्टूडेंट्स। सो आज की जो वीडियो है वो क्लास 10th के इंग्लिश बुक के ऊपर है, जो कि पनोरमा पार्ट 2 है, आप जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके कंटेंट्स के बारे में थोड़ा मैं डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि आप पता है आपको कि इसमें दो पार्ट्स में जो भी कंटेंट है वो डिवाइडेड है, जो कि एक प्रोज़ है, एक आपकी पोइट्री है। तो प्रोज़ के बारे में आपको पता ही होगा कि प्रोज़ का मतलब होता है गद्य और पोइट्री का मतलब होता है आपकी कविता। और अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, उसके दोनों में अंतर अगर बताना चाहूँ, तो प्रोज़ का मतलब होता है कि अगर आसान भाषा में जो भी हम बातें करते हैं उसको अगर कहीं लिख दिया जाए तो वो कहलाएगा एक गद्यांश। गद्यांश बन जाता है, तो वो आसान भाषा में लिखी जाती है। तो जो भी ये कहानियाँ होती हैं, नॉर्मल डेज लाइफ होती हैं, वो कहानियाँ जो लिखी होती हैं वो आसान भाषा में लिखी जाती हैं, इसलिए उन्हें गद्य बोलते हैं, प्रोज़ बोलते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि कुछ पंक्तिबद्ध करना, कुछ शब्दों में पिरोना, कुछ शब्दों का अर्थ कुछ अलग निकले, ऐसा कुछ करना, तो स्टेंजाज में लिखना, ये पोइट्री कहलाती है, कविता कहलाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रोज के बारे में पढ़ते हैं कि पहला प्रोज हमारे इस कंटेंट में क्या है, द पेस फॉर लिविंग। ठीक है, जो कि आर.सी. हचिंसन के द्वारा लिखी गई है। चलिए यहाँ पे मैं इसको जूम इन कर देता, जूम आउट करता हूँ। ठीक है, द पेस फॉर लिविंग। ऐसा ये जो नाम, जो हेडिंग है, इससे आपको क्या समझ में आता है, पहले ये जानते हैं। द पेस ऑफ लिविंग, इसका मतलब क्या है। द पेस फॉर लिविंग यानी कि इसका मतलब है, पेस का मतलब होता है गति, और लिविंग का मतलब होता है रहना। मतलब ये रहने वाला नहीं है, मतलब जीवन शैली के ऊपर है, बात है कि जीवन की जो पेस है वो कैसे घट बढ़ रही है, उसके बारे में आर.सी. हचिंसन ने इसमें डिस्कस किया है। तो आगे बढ़ते हैं। आर.सी. हचिंसन, a British novelist, exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issues of the contemporary society with all its contradiction and paradoxes. Okay, अब बात क्या है कि इसमें सारे जो वर्ड्स हैं थोड़े टफ हैं, तो मैंने उनके भी फिर से पीडीएफ बना के आपको यहाँ पे शो करा है। ठीक है, मैं आगे एक बार फिर से लाइन पढ़ता हूँ। आर.सी. हचिंसन एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे, exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issues of the contemporary society with all its contradiction and paradoxes. तो इसका मतलब क्या है कि जो आर.सी. हचिंसन थे ना, उन्होंने एग्जिबिट्स का मतलब होता है दिखाना, एक्सेप्शनल का मतलब होता है अविश्वसनीय, फ्लेयर का मतलब होता है आपका कि नाजुक, है ना। फ्लेयर का मतलब स्वभाव होता है। तो मैं वर्ड मीनिंग्स ना जाके अब मैं इसको अच्छे से डील करता हूँ, इसको अच्छे से नरेट करता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो आर.सी. हचिंसन्स हैं वो जो है मॉडर्न समाज के नाजुक मुद्दों को उजागर करने के लिए, है ना, जैसे कि लिखा है ना कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, सेंसिटिव इशूज ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, यानी कि नाजुक जो मुद्दे हैं जो मॉडर्न सोसाइटी के, उसको उजागर करने के लिए उन्होंने अपने विशेष स्वभाव, अपने जो भी विरोधाभास हैं, उसका उन्होंने चर्चा किया इसमें। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए क्या है कि आजकल की जो लाइफ है, जो मॉडर्न लाइफ है, इसमें क्या होता है कि आप अपने काम को बहुत तेज़ी से पूरा करते हैं। लोग चाहते हैं कि हर एक काम जल्दी से कंप्लीट कर लिया जाए। बहुत मतलब आजकल की लाइफ बहुत भागा दौड़ी वाली हो गई, लोग कहते हैं ना बहुत भागा दौड़ी वाली हो गई। तो उसी चीज़ पे इसने चोट करा है, और उसने बताया है, इस हमारे राइटर ने, कि उन्होंने एक दर्शाया है अपने जो भी विडम्बनाएँ थी, जो भी विरोधाभास था, उसको अपने इस लेसन में, इस लेख में प्रस्तुत किया आपके सामने। तो आगे बढ़ते हैं। इन द पेस ऑफ फॉर लिविंग मीन्स, जो कहानी का लेख का नाम है पेस फॉर लिविंग, उसमें आर.सी. हचिंसन्स कैप्चर्स द एग्नी ऑफ मॉडर्न मैन। सी, एजोनी नहीं पढ़ेंगे, इसको एग्नी पढ़ेंगे, AGONY। एग्नी मतलब होता है कष्ट। तो इस लाइन के जरिए जो लेखक है वो क्या कहना चाहते हैं कि इस इन द पेस फॉर लिविंग मीन्स, इस लेख में आर.सी. हचिंसन ने जो मॉडर्न इंसान है उसकी जो भी दुख है, जो भी व्यथा है, उसको यहाँ पे परिभाषित किया है। ठीक है, तो हम उसी को आगे पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्या उन्होंने देखा। जो हमारे लेखक है उन्होंने कुछ देखा होगा, तभी तो ये लेख लिखा है और बताया है कि कैसे जो मॉडर्न मैन है उसकी जो लिविंग है, यानी कि उसकी जीवन शैली है, वो कैसे इतनी तेज़ हो गई है, कितनी रफ्तार से चल रही, उसके बारे में वर्णन ध्यान से समझेंगे। द पेस फॉर लिविंग मतलब किस रफ्तार से जो जीवन शैली चल रही है उसके बारे में वर्णन किया गया इसमें। अब देखिए, ही ब्रिंग्स आउट how the fast movement of main things and objects, herds,
द नॉर्मल रिदम एंड एक्सर्ट्स अनड्यू प्रेशर ऑन मेन वुमेन एंड चाइल्ड। तो इस जो लाइन हमने पढ़ी, उस लाइन के जरिए लेखक क्या कहना चाहता है उसके बारे में जानते हैं। कि ये कहना चाह रहा है कि आज के मतलब जो हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मेन थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो आजकल की जो तेज़ी से जो मूवमेंट हो रही है, आदमी, इंसान, ऑब्जेक्ट्स यानी कि वस्तुओं की जो भी चेंजिंग हो रही है। एक तरह से मूवमेंट का मतलब ये मत समझना कि चलना, इसका मतलब ये है कि आज के युग में क्या हो रहा है कि कैसे आजकल के मॉडर्न लाइफ चेंज हो रही है, इतनी फास्ट हो गई है जिसकी वजह से द नॉर्मल रिदम वो हर्ट हो रहा है। नॉर्मल रिदम मतलब जो नॉर्मल लय है, जिस लय से आपकी लाइफ चल रही है, जिस गति से आपकी लाइफ चल रही है, वो अनबैलेंस हो जा रही है। क्योंकि आप बताइए एग्जांपल, और वो उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? एक्सर्ट अनड्यू प्रेशर ऑन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। जो ये तेज गति से जो इनमें बदलाव हो रहा है, जो इंसान और वस्तु में जो बदलाव हो रहा है, उसका प्रभाव सीधे सीधे पड़ रहा है आपके औरत, बच्चे और इंसानों पे भी पड़ रहा है, मतलब मर्दों पे भी पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि एक सिनेरियो है, एक सीन है जिसमें क्या है कि एक मैन है, एक आदमी है जो कि जॉब करता है। वो जॉब करता है लेकिन वो अपने ऑफिस जाने के लिए सुबह में इतनी जल्दीबाजी करता है कि उसकी वजह से जो प्रेशर पड़ रहा है एक साथ किस किस पे पड़ रहा है, अपनी वाइफ पे पड़ रहा है, उसके बच्चों पे पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो जब जा रहा है तो उसकी वजह से सब परेशान हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक तरीके से ये दर्शाती हैं, मतलब ये लाइन दर्शाता है कि आजकल की जो मूवमेंट हो रही है, फास्ट मूवमेंट, यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि जो लोगों का कार्य करने की जो क्षमता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस वजह से क्या हो रहा है, ये प्रेशर पड़ रहा है, मैन, वेमेन और चिल्ड्रन सब पे प्रेशर पड़ रहा है। तो यही है, इस चीज़ को उन्होंने देखा है और इस चीज़ को यहाँ पे जो राइटर हैं उसको प्रस्तुत करना चाहते हैं। वो कहाँ पे देखा है? वो एक नाटक में देखा है, जो कि मैं आगे पढ़ने जाऊँगा आपके सामने। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आते हैं। ये लिखा है, आई सॉ a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town। देखिए इसका मतलब क्या है, इस लाइन के जरिए वो बताना चाहते हैं लेखक कि उन्होंने डबलिन में ज़्यादा दिन पहले नहीं, डबलिन में एक प्ले देखा था, मतलब एक नाटक देखा था जिसमें कि जो चीफ कैरेक्टर था वो एक एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था, मतलब जो बहुत ही बुजुर्ग और वो व्यापारी था। किसका व्यापारी था? कॉर्न व्यापारी था, यानी कि कॉर्न का मतलब होता अनाज, अनाज का व्यापारी था, जो कि इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। आयरिश कंट्री का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, आयरिश कंट्री का मतलब आयरलैंड एक देश है। आयरिश कंट्री का मतलब होता है आयरलैंड का देश, आयरलैंड देश, वहाँ की एक सिटी, उसके बारे में बताया गया कि उस सिटी में उन्होंने नाटक देखा था, जो कि एक बुजुर्ग अनाज व्यापारी था, वो इस चीफ कैरेक्टर रोल प्ले कर रहा था, मतलब मुख्य कैरेक्टर का रोल वही था, मुख्य कैरेक्टर वही था। अब आगे बढ़ते हैं। ही वॉज ए मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज, हिज हर्ट वॉज डिकी, हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम, हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन ए हॉलीडे। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा इसका मतलब क्या हो रहा है। अब ये सारी चीज़ें जो डिस्कस की जा रही है वो हमारा लेखक है, वो हमें लेखक बता रहे हैं कि आखिर ये जो लाइन जो दी है, चैप्टर का नाम द पेस फॉर लिविंग, वो उनको कहाँ से ये सब चीज़ें मिली हैं। तो वो एक नाटक देखने गए थे डबलिन में, तो उन्हें नाटक में देखा कि एक हमारा जो मुख्य किरदार था उसका, वो जो एक बुजुर्ग व्यापारी का रोल कर रहा था, बुजुर्ग अनाज व्यापारी का रोल करता था, जो कि एक स्मॉल आयरिश कंट्री से था। अब आगे की लाइन से ये पता चल रहा है कि ये एक ऐसा मैन था, आदमी था विथ मेनी एंजाइटीज, मतलब वो हमेशा परेशान रहता था, बहुत सारी परेशानियां थी उसको। हिज हर्ट वॉज डिकी, मतलब वो दिल की बीमारियों से भी बहुत ग्रसित था। हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम, उसके जो भतीजे थे कह सकते हैं, वो उसको धोखा दे रहे थे। यहाँ तक कि उसकी वाइफ ने भी एक तरीके से धोखा देने के लिए क्या कहा था कि नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड्स ऑन ए हॉलीडे, मतलब उनसे एक विचार विमर्श किया था कि चलो आप ना मेरे एक हॉलीडे पे, मतलब एक छुट्टी के अवकाश के दिन मेरे लिए आप 10 पाउंड खर्च करोगे। ये सारी चीज़ें मतलब उसके बारे में बताई जा रही है। जो कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, उसके बारे में इन्होंने देखा था, तो वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कौन? हमारे लेखक। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम, मतलब कुल मिला के देखा जाए
तो उसके लिए जो लाइफ थी, जो हमारा मुख्य किरदार है, जो व्यापारी था, उसकी जो लाइफ थी बहुत ही मतलब हेक्टिक हो गई थी, बहुत ही मतलब तंग आ गया था वो अपनी ज़िंदगी से। एंड इन ए मोमेंट ऑफ डिस्फेयर ही अटर्ड ए ग्रेट क्राई फ्रॉम द हर्ट। मतलब थोड़े पल में जब ये मतलब ये चीज़ें सब समझ में आ गया था उनको, मतलब जो हमारे लेखक है वो नाटक देख रहे थे, ये सारी चीज़ें उनको जब पता चल गया, थोड़ी देर में उन्होंने क्या देखा कि जो ये कैरेक्टर था, मेन कैरेक्टर था, उसके दिल से एक आवाज़ निकली, बहुत ही मतलब दर्द भरी थी, कि दे टेल मी देयर इज़ एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 मील्स एन आवर, नाउ दैट्स टू फास्ट। ग्रेट क्राई, यहाँ पे चिल्लाना नहीं है, इसका मतलब है कि इसके दिल से एक आवाज़ निकली थी, क्या कि उन्होंने उसको बताया, जो व्यापारी के साथ और 2 लोग कौन कौन थे, उनके नेफ्यू और उसकी पत्नी, उन लोगों ने चिल्लाकर बोला कि द टेल मी देयर इज़ एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 मील्स। मतलब उस समय की बात है कि वो लोग डिस्कस करते एरोप्लेन के बारे में, कि एक ऐसी चीज़ आई है जो एरोप्लेन है वो 1000 मील्स 1 घंटे में तय कर सकती है, तो वो कितनी तेज़ चलती है, ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे, मतलब ये लोग डिस्कस कर रहे थे। अब क्या हुआ फिर कि जो राइटर था उसको ऐसा अगली लाइन से क्या पता चल जाएगा राइटर के बारे में, कि राइटर को क्या इस लाइन से पता चला। तो राइटर बोलता है, फॉर मी दैट वाज द मोस्ट एनचैंटिंग लाइन इन द प्ले, द मैन्स कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली रिलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन। मतलब जो लाइन बोली गई थी ना, दे टेल मी देयर इज़ एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट, मतलब जो बताया गया था कि एक एरोप्लेन है वो बहुत तेज़ चलता है, 1000 की मील की रफ्तार से चलता है, तो इससे जो हमारा फॉर मी दैट मोस्ट एनचैंटिंग लाइन इन द प्ले, मतलब जो राइटर था उसको ऐसा फील हुआ, ऐसा आभास हुआ कि ये मतलब बहुत बड़ी द मैन से कंप्लेंट वाज सो, जो मैन का जो हमारा व्यापारी जो कि मेन लीड रोल में था, उसकी जो दुख भरी दास्ता है वो उसने समझ ली, जो राइटर था उसने समझ ली। एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक, it struck me as perfect illustration of the way the artists get a subtle truth by the most unlikely approaches। और इसके साथ ही क्या हुआ कि ये बोल रहा है कि एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक, मतलब भले ही मैं एक हास्यपद कवि था, इसके बावजूद भी इट स्ट्रक मी एज परफेक्ट इलस्ट्रेशन। मतलब ये जो चीज़ उसने देखी ना कि वो कैसे चिल्ला के बोला कि इतनी तेज़ चल रहा है, मतलब ये चीज़ उसको बहुत मनमोहक लगी थी। ये जो वर्ड था ना यहाँ पे इंचेंटिंग लाइन का मतलब मनमोहक लाइन, तो वो उसको मन को भाग गई थी कि उसकी लाइन, उससे वो पता कर सकता था कि जो व्यापारी है वो कितनी उसके दुख दर्द को समझ सकता था। अब क्या है कि यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है ना, इससे ये पता चल रहा है कि एंड बिसाइड बीइंग कॉमिक, अब राइटर अपने बारे में बोल रहा है, ठीक है, कि एंड बिसाइड बीइंग कॉमिक, मैं एक कॉमिक होने के बावजूद भी इट स्ट्रक मी एज ए परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे द आरिस गेट एट सटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज। मतलब जो भी आरिस अब ध्यान देना किसके बारे में बात की जा रही है, आरिस यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर ही है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसी के बारे में बात हो रही है। तो वो आरिस जो था, उसकी जो सच्चाई थी उसको ये देखते हुए जो हमारा राइटर है वो सब चीज़ भांप गया था कि उसकी लाइफ इतनी फास्ट चल रही है, इस वजह से उसको कितनी दर्द उसको पीड़ा हो रही है, कितने उसको परेशानियां झेलनी पड़ रही है। अब देखो अगली लाइन में ये चीज़ एक और लिख रहा है, यू सॉ व्हाट द ओल्ड फूल मीन्ड। इसका मतलब क्या है ना, ये बोलना चाह रहा है कि जो वो बुजुर्ग व्यापारी था वो कितना मूर्ख था, ये इससे बोध कराना चाह रहा है हमारा लेखक। तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर और बड़ा है तो आपकी वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को यहीं विराम दिया जाए और हमारी जो वीडियो है एक तरीके से यहाँ पे एंड होती है फुल मीन तक। अगले वीडियो में पार्ट 2 लेके आऊँगा इस चैप्टर का। अगर कोई दिक्कत आई है कमेंट करके पूछें, और मैं PDF अगले पार्ट 2 में मैं सोच रहा हूँ PDF पूरी तरीके से जो वर्ड मीनिंग्स की है वहाँ पे उस समय मैं सबमिट करूँ, वहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। तब तक के लिए मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। थैंक यू।